हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का इंट्रोडक्शन और मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन? इन्वायरमेंट से कम टेम्परेचर मेंटेन करने को ही हम रेफ्रिजरेशन बोलते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इज़ अ साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनिंग टेम्परेचर बिलो दैट ऑफ सराउंडिंग्स। ये डेफिनेशन दी है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेफ्रिजरेशन इंजीनियर्स ने। इसको अलग भाषा में भी हम बोल सकते हैं, इट इज़ आर्टिफिशियल एंड कंटिन्यूड हीट रिमूवल टू चिलिंग और फ्रीजिंग ऑफ सब्सटेंसेस। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, ये है एयर कंडीशनिंग की। तो एयर कंडीशनिंग में हम जो एयर है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्लीनलीनेस, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो इट इज़ अ साइमल्टेनियस कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर इन अ रूम और अ डिफाइंड स्पेस विद टेकिंग केयर ऑफ क्लीनलीनेस ऑफ एयर। क्योंकि जब हम डिस्कस करेंगे एयर कंडीशनिंग वाला चैप्टर, उसमें हम देखेंगे कि बाहर से भी कुछ हवा लेते हैं, उसको ठंडा करते हैं और कुछ रूम की एयर को ही सप्लाई कर देते हैं। तो वो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसी टाइम देखेंगे जब हम एयर कंडीशनिंग वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला मेथड देखते हैं रेफ्रिजरेशन का, जो है चेंज ऑफ फेस। तो चेंज ऑफ फेस में क्या होगा? फेस चेंज होगा किसी भी सब्सटेंस का। अगर जैसे लिक्विड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, या सॉलिड है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो पहली कंडीशन हम देख रहे हैं ड्राई आइस की। उसका जब सब्लिमेशन होगा, मतलब सॉलिड जब कन्वर्ट होगा वेपर्स में, तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखी होगी या फिर वीडियोस वगैरह में देखी होगी आपने। उसका हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड आइटम्स में। जो भी ट्रक्स होते हैं फूड आइटम्स वाले, जो यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फूड आइटम्स को कैरी करते हैं, तो उनमें रेफ्रिजरेशन प्रोवाइड कराने के लिए हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ड्राई आइस सब्लिमेशन को। When solid carbon dioxide changes its phase to vapor, it absorbs latent heat of vaporization, which produces cooling effect. For example, food container trucks use dry ice during transportation. नेक्स्ट फेस चेंज प्रोसेस देखते हैं आइस रेफ्रिजरेशन की। आइस रेफ्रिजरेशन जब सॉलिड आइस कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, मतलब जब बर्फ़ कन्वर्ट हो जाता है पानी में, तो वो हो जाएगा कौन सा फेस? आइस टू वाटर, आइस रेफ्रिजरेशन। देन एवापोरेशन भी हो सकता है। जैसे जो लिक्विड है, जो भी वाटर है, वो एवापोरेट हो जाता है जब वेपर में, ठीक है। तो उसके एवापोरेशन होने के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो रिक्वायर्ड होता है, वो जिस भी सब्सटेंस से गैदर होगा वो सब्सटेंस ठंडा हो जाएगा। तो जैसे हम एग्जांपल देखते हैं इसका, एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर ऑन स्किन। जैसे हमें पसीना आ जाता है, तो जब एयर के कांटेक्ट में जब पसीना आता है तो उसका एवापोरेशन होने लगता है और हमें कूल जो फीलिंग होती है वो कूलिंग की फीलिंग होती है कि हमारा जो स्किन है वो ठंडा हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जांपल आता है एवापोरेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थन पॉट्स। जैसे मटका होता है, मटका जो है पोरस मटेरियल का, मतलब जो भी मिट्टी से बना हुआ है वो पोरस होती है। तो कुछ कुछ अमाउंट ऑफ जो मटके के अंदर पानी रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर की सरफेस पे आता रहता है और बाहर की सरफेस पे आके वो एवापोरेट होता रहता है। तो इस एवापोरेशन के लिए, मतलब जो वाटर है उसके वेपर में कन्वर्ट होने के लिए जो भी हीट रिक्वायर्ड होती है वो मटके के सरफेस से ही ले लेता है। तो ये हो जाती है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसके बिहाफ में मटके का सरफेस जो है वो ठंडा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं एवापोरेशन, एवापोरेटिव कूलिंग, ठीक है। इसका कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं अर्थन पॉट्स में। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एवापोरेशन ऑफ एथाइल ईथर इन वैक्यूम। नेक्स्ट है एवापोरेशन ऑफ लिक्विफाइड गैसेस
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल्स, या इसी को हम बोलते हैं बेल कॉलमैन साइकिल, या फिर इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल। आपने पावर प्लांट पढ़ा होगा, उसमें गैस टरबाइन साइकिल्स पढ़ी होंगी। तो गैस टरबाइन साइकिल्स ब्रेटन साइकिल पे वर्क करती हैं, लेकिन यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं रिवर्स ब्रेटन साइकिल। तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, जू बेल कॉलमैन साइकिल या फिर एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसका कंसेप्ट जस्ट अपोजिट है जो भी ब्रिटन साइकिल का था। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एयर को कंप्रेस करते हैं एयर कंप्रेसर में। देन कंप्रेस करने के बाद एयर का जो प्रेशर और टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। तो हमें प्रेशर तो रिक्वायर्ड रहता है, 0.2 से 3 जो है वहाँ पे एक ही प्रेशर रेंज होगा, P2 जो देख रहे हैं हायर प्रेशर। लेकिन हमें सिर्फ प्रेशर रिक्वायर्ड है, जो भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम उसको पास कराते हैं किससे, एयर कूलर से। एयर कूलर में जो भी हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है एनवायरनमेंट में, उसके बिहाफ में जो भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था वो कम हो जाता है। जैसे यहाँ पे प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, प्रोसेस 223, यहाँ पे 0.2 पे टेम्परेचर ये था, 0.3 पर टेम्परेचर कम हो गया है, लेकिन प्रेशर सेम है। प्रेशर अगर हम देखें तो प्रेशर यहाँ पे 223 प्रोसेस में सिर्फ हीट ट्रांसफ़र हुई है, जिसके बिहाफ में टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है और प्रेशर सेम है। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है हीट रिजेक्शन के लिए। देन इसको हम एक्सपांड कराते हैं एक एक्सपांशन सिलेंडर में। ये प्रोसेस जो है, ये हमारी प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होती है। इसमें कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें मिलता है जो हम सप्लाई कर देते हैं कंप्रेसर को चलाने में। कंप्रेसर में एक्सटर्नल डिवाइसेस से भी वर्क करना पड़ता है, उसके साथ साथ जो भी वर्क प्रोड्यूस होता है यहाँ से, उसको भी हम सप्लाई कर देते हैं एयर कंप्रेसर में। देन इसका जो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हो जाते हैं प्रोसेस 3 to 4 में। जैसा हम देख रहे हैं, ये टेम्परेचर एट 0.3 है, ये टेम्परेचर एट 0.4 है। तो टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है। इस कम टेम्परेचर वाली एयर को हम पास करा देते हैं रेफ्रिजरेटिंग कॉइल से या रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर से, जहाँ पे हमें हीट एब्जॉर्ब करानी है। जैसे कैबिन में अगर हम मान के चलते हैं, एयरक्राफ्ट का जो कैबिन है, वहाँ से हमें जो भी लोग हैं वो जो भी हीट एमिट कर रहे हैं कैबिन में, उस कैबिन की हीट हमें एब्जॉर्ब करनी है। तो ये QA अमाउंट का हीट जो है वो रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी ये 4 जो साइकिल्स हम देख रहे थे। तो प्रोसेस 1 to 2 है, वो कहाँ पर हो रहा है, कंप्रेसर में। यह है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। देन हीट रिजेक्शन हुआ था कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। देन थर्ड प्रोसेस है 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। इसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि आगे चल के यही प्रोसेस जो आगे आने वाली साइकिल्स में हम पढ़ेंगे वो आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन पढ़ेंगे, वो इरिवर्सिबल होता है। यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं ये सारे सॉलिड लाइंस में हमने बनाए हैं एक्सपांशन को, लेकिन आगे चल के जब हम देखेंगे तो ये सॉलिड लाइंस में नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल होती है, इसलिए उसको डॉटेड लाइन से बनाएंगे। यहाँ पे ये कौन सा है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम दूसरी साइकिल्स डिस्कस करेंगे, वेपर कंप्रेशन और वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल्स, वहाँ पे हम थ्रॉटलिंग प्रोसेस डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है उस टाइम आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखने वाली बात बस यही है कि यहाँ पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है। देन प्रोसेस 4 to 1 जो है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। कहाँ पर, रेफ्रिजरेटिंग चैम्बर में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं जो डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। जैसे इसका COP जो इक्वेशन है COP का, वो पूछा जाता है। तो ये इक्वेशन जो है ये प्रेशर रेशियो के टर्म्स में आ रहा है। जो RP आप देख रहे हो, इट इज़ अ प्रेशर रेशियो P2 डिवाइडेड बाय P1। तो इसका रिलेशन है, अगर प्रेशर रेशियो कम होता है तो COP इंक्रीज़ होता है। तो ये जो इतना सा जो बॉक्स हमने बनाया है, ये कमेंट कई बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। इसी का एक्सपांशन जो है, इसको हमें डिफरेंट
साइकिल्स में देखना पड़ेगा, ओपन सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए, देन विदाउट एवापोरेटिव कूलिंग, विद एवापोरेटिव कूलिंग। फिर इसका थोड़ा सा और एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन बढ़ाएंगे, हम डिस्कस करेंगे बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसको भी विदाउट एवापोरेटिव कूलिंग और विद एवापोरेटिव कूलिंग। देन रीजनरेटिव एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, देन रिड्यूस्ड एम्बिएंट एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो ये जो भी है पूरा, ये हम डिस्कस करेंगे सेपरेट चैप्टर में, जब हम एयर साइकिल्स को डिस्कस करेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये बस इंट्रोडक्शन है, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया है, ये 2 मेथड हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला हो गया था चेंज ऑफ फेस, दूसरा है एयर और गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 जो होगा वो थ्रॉटलिंग प्रोसेस पर बेस्ड होगा। तो अगर ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू गाइस।